हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम सभी सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। बच्चों, राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात लोगों के द्वारा एकता की भावना को अनुभव करना, जो एक समान इतिहास, भाषा और साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। तो एकता की भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। बच्चों, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में प्रबल परिवर्तन ला दिया। यानी 19वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर सामने आया जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में दीर्घकाल से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। बच्चों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। बच्चों, आप सब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ ही चुके हैं और आपने सारी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है कि किस तरीके से 1789 की जो क्रांति हुई थी उसमें राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हमें राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखाई देती है। 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके समस्त भूभाग पर एक निरंकुश शासक का अधिकार था। यानी 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस पर लुई 16वें का शासन था जो कि निरंकुश शासक था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। यानी क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति निर्धारित करेंगे। बच्चों, यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, बच्चों आप सभी ने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा है कि किस तरीके से फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। पादरी और कुलीनों को कई तरीके के विशेषाधिकार दिए गए थे जिसमें से एक था कर ना देने का विशेषाधिकार, और यही वर्गीय विशेषाधिकार भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश मगर अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? मध्यम वर्ग का। इस क्रांति के साथ ही विश्व में राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय विद्रोह का इतिहास प्रारंभ होता है। यानी फ्रांसीसी क्रांति से ही विश्व में राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय विद्रोह का इतिहास शुरू होता है। इस क्रांति ने मानव समुदाय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे, जिसमें है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण और तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय ऐसे कौन से राजनीतिक कारण उभर कर सामने आए जिससे यह क्रांति घटित हुई। तो पहला है निरंकुश राजतंत्र। बच्चों, फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन का मुख्य पहलू निरंकुशता थी।
निरंकुशता मतलब ऐसा शासन जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। इस निरंकुश राजतंत्र में किसी प्रतिनिधि सभा का अभाव था। बोर्बो शासकों के विषय में कहा जाता है कि ना तो वे पुरानी बातें भूलते थे और ना नई बातें सीखते थे, और लुई 16वां भी बोर्बो वंश का शासक था। लुई 14वां काफ़ी दम्भी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था, यानी लुई 16वां से पहले 15वां और 15वें से पहले 14वें का शासन था। वह कहा करता था कि वही राज्य है, यानी लुई 14वां कहता था कि वही राज्य है, यानी वही अपने आप को सर्वे सर्वा समझता था। उसने विशाल स्थायी सेना का गठन किया, सामंतों को कठोरतापूर्वक दबाया, उन्हें प्रशासनिक अधिकारों से वंचित किया तथा प्रशासन तंत्र का पूर्णतः केंद्रीकरण किया। परिणामतः राजतंत्र प्रशासन का मुख्य स्रोत हो गया, जो कानून बना सकता था, किसी भी प्रकार का कर लगा सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था और महत्वपूर्ण अभियोगों का स्वयं निर्णय कर सकता था। बच्चों, लुई 14वां बड़ी शान शौकत से राज्य करता था। वह फ्रांस की प्राकृतिक सीमा के विस्तार की बात सोचा करता था और इसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता था। फिर भी अपने अंतिम दिनों में लुई 14वें ने अपनी गलतियों को समझा, यानी अंतिम समय में लुई 16वें को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपने उत्तराधिकारी यानी लुई 15वें को राय दी कि वह पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रहे और युद्ध की लालसा मन से निकाल दे, क्योंकि युद्ध हमेशा जन और धन की हानि का कारण बनते हैं। वह अपनी प्रजा की शिकायतों को जल्दी से जल्दी सुलझाएं, जिसे दुर्भाग्यवश वह स्वयं नहीं कर सका था। लेकिन संयोगवश लुई 15वां अयोग्य और बहुत ही खर्चालू प्रकृति का व्यक्ति था। वह अपने दादा के दिए हुए उपदेश को शीघ्र भूल गया और यूरोपीय युद्ध में शामिल हुआ, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। बिना तैयारी के वह अंग्रेजों से लड़ा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्धों में फ्रांस पराजित हुआ और पराजय के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई और अपार जन धन की हानि झेलनी पड़ी। बच्चों, वारसाय का जीवन विलासिता और षड्यंत्र का केंद्र होता गया। राजा पर दरबारियों का प्रभाव बढ़ता गया और शासन तंत्र का खोखलापन जाहिर होने लगा। मरने के समय लुई 15वें ने कहा कि उसके बाद प्रलय होगा, यानी मरने के समय लुई 16वें ने कहा कि उसके बाद प्रलय होगा, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता था कि उसने फ्रांस की परेशानियों को बढ़ाया है। अब बच्चों, दूसरा कारण है अयोग्य राजा। लुई 15वें के पश्चात गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? लुई 16वां। वह एक अयोग्य शासक था। उसमें इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता का सर्वदा अभाव था, यानी वह कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं ले सकता था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कहा था कि लगता है कि ब्रह्मांड उस पर गिर रहा है और उसके पूर्वजों ने उसे कुछ नहीं सिखाया है। लुई 16वें को विलासी कहना अनुचित होगा, लेकिन वह काहिल और मूर्ख अवश्य था। वह अपने महल की खिड़की से शिकार खेलने और जलाशयों की मरम्मत करने जैसी निरर्थक कार्यों में मनोरंजन ढूंढता था। राज्य की समस्याओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी, यानी राज्य की जो समस्याएं थी उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी और ना ही उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का वो कोशिश करता था। उसकी अकर्मण्यता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वह उसका मंत्री मैलेसर्व अपना त्याग पत्र देने आया तो राजा ने उसके भाग्य को यह कहकर सराहा कि वह भाग्यशाली है कि वह पद त्याग सकता है, लेकिन राजा नहीं। लुई 16वां सदैव शासन को भार समझता रहा और उससे मुक्ति पाने की तरकीब सोचता रहा। अब तीसरा कारण है मेरी एंटवानेट, जो कि लुई 16वें की पत्नी थी। ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। यदि रानी श्रृंगार और दिखावे में व्यस्त रहती तो संभवतः लुई 16वें की परेशानी इतनी नहीं बढ़ती, परंतु वह राजनीति में हस्तक्षेप करती थी और अपनी चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी।
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होने के नाते वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती थी। चूँकि वह राज परिवार में जन्मी थी, अतः आम आदमी की परेशानियों को नहीं समझती थी। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था, तो उसने सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। यानी रानी को ये भी नहीं पता था कि रोटी महंगी है या केक। उसकी माँ और भाई ने बराबर यह चेतावनी दी कि वह राजनीति में हस्तक्षेप ना करे। यह राजा रानी तथा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। यदि क्रांति को होने में रानी एक कारण बनी, तो क्रांति हो जाने के बाद राजा को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने में भी उसके षड्यंत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बच्चों, अगला कारण है आक्रमणीय शासन तंत्र। बच्चों, निरंकुश राजतंत्र के लिए शासन तंत्र का चुस्त रहना आवश्यक होता है। लुई 14वां अच्छी तरह शासन इसलिए चला पाया क्योंकि वह स्वयं योग्य था और वह योग्य मंत्रियों का चुनाव कर सकता था। लेकिन संयोग से लुई 16वें को कोलबैर और रिशलू जैसे मंत्री उपलब्ध नहीं थे, और जब कुछ मंत्री उपलब्ध हुए भी तो उनकी योग्यता की अवहेलना कर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। लुई 16वें के काल में सामंत विलासी, अयोग्य और आक्रमणीय हो गए। लगभग 175 वर्षों से फ्रांस की प्रतिनिधि सभा यानी स्टेट्स जनरल का अधिवेशन नहीं हुआ था। स्थानीय संस्थाएं निर्जीव हो गई थीं क्योंकि शासन के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। अब बच्चों, अगला कारण है प्रशासनिक अराजकता। तत्कालीन फ्रांस में प्रशासनिक केंद्रीकरण पर जोर दिया गया, लेकिन केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी। यानी जो केंद्रीय सरकार थी वह कमज़ोर थी। ऐसी हालत में स्थानीय प्रशासन में अराजकता आ गई थी। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया था। पूरा देश धार्मिक, प्रशासकीय, शैक्षणिक आदि इकाइयों में विभक्त था। फ्रांस की सीमाओं पर के हाल में फ्रांस में मिलाए गए प्रांतों यथा ब्रितानी, प्रोवांस आदि के कानूनों और संस्थाओं आदि में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था और अलग अलग प्रांतों की ऐतिहासिक भिन्नता बनी रही। एक कानून एक क्षेत्र में वैध तथा दूसरे क्षेत्र में अवैध था। यानी एक कानून किसी एक क्षेत्र में वैध है और दूसरी क्षेत्र में अवैध है। यानी एक क्षेत्र में वो कानून में है और दूसरा गैर कानूनी है। कानूनी एक रूपता का अभाव था, यानी समान कानून हर जगह नहीं था। और भ्रष्ट शासन तंत्र बुजुर्ग वर्ग के लिए विशेषकर और संपूर्ण समाज के लिए समानतः कष्टदायक था। अब बच्चों, अगला कारण है राजकीय अर्थव्यवस्था। बच्चों, बोर्बो शासकों के निरंकुश राजतंत्र में राजा के व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष के सार्वजनिक धन में कोई अंतर नहीं था। राजा अपनी इच्छानुसार राजकोष से धन खर्च कर सकता था और इसी तरीके से राज्य का खर्च बढ़ रहा था, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कर नहीं देने के कारण राज्य का आय स्रोत घट रहा था। यानी दो वर्ग जिनको कर ना देने का विशेषाधिकार प्राप्त था वे कर नहीं देते थे, जिसके कारण राज्य का आय घट रहा था। तुर्जो, नेकर और मेराब्यो जैसे लोगों ने जब उचित सलाह देकर राज्य को आर्थिक संकट से निकालना चाहा, तो राजा ने सुविधा प्राप्त सामंतों, पादरियों और रानी की सलाह पर उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। बच्चों, फ्रांस की राजनीतिक कारण में एक आता है भ्रष्ट नौकरशाही तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। बच्चों, सरकारी उच्च पद योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैसे की बदौलत खरीदे जाते थे। यानी जब योग्यता के आधार पर पद नहीं दिए जाते हैं तो भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। परिणामतः सरकारी अधिकारी भ्रष्ट और अयोग्य होते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा की जाती थी। लेत्र दा कासे यानी एक प्रकार का वारंट था जिसे जारी करके किसी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए ही उसे जेल में रखा जा सकता था। और
कानून का कोई महत्व नहीं रह गया था। बच्चों, अब फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारण के बारे में हम जानते हैं कि वे कौन कौन से सामाजिक कारण थे जिनके कारण फ्रांस की राज्य क्रांति घटित हुई। तो सबसे पहला कारण है विभिन्न वर्ग, यानी फ्रांसीसी समाज क्रांति के पूर्व यानी क्रांति से पहले सामंती व्यवस्था पर आधारित था। एक वर्ग सुविधा प्राप्त वर्ग था तथा दूसरा सुविधाहीन वर्ग था। सुविधा प्राप्त वर्ग पुनः दो वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग अथवा प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे और दूसरे वर्ग में सामंत। पहले वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे। इन दोनों वर्गों के व्यक्ति प्रायः सभी करों से मुक्त थे। प्रशासकीय पदों और सेना के उच्च पदों पर अधिकतर उन्हीं की नियुक्ति की जाती थी। यानी इस तरीके से फ्रांस जो था वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। अब दूसरा है पादरी वर्ग। फ्रांसीसी पुरातन व्यवस्था में पादरी प्रथम स्टेट के सदस्य थे, यानी जो पादरी थे वो प्रथम स्टेट के सदस्य थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी थे। किसके अधिकारी थे? रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी थे। इनके अपने स्वतंत्र संगठन, कानून, न्यायालय और करारोपण के अधिकार थे। देश की ज़मीन का 5वां भाग चर्च के पास था, यानी देश की ज़मीन का 5वां भाग चर्च के पास था और वह आम जनता से टाइथ वसूलता था। इसकी आमदनी असीमित थी। पादरियों की आमदनी बढ़ गई थी। पादरी वर्ग भी दो वर्गों में विभाजित था, उच्च पादरी और निम्न पादरी। उच्च पादरी वारसाय में रहते थे, यानी वारसाय एक महल था और उच्च पादरी वारसाय में रहते थे और निम्न पादरियों द्वारा एकत्रित आय से ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। निम्न पादरी आम जनता के साथ गांव में रहते थे और उसी वर्ग से आते थे, जिस कारण उनकी परेशानियों से अवगत थे और उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। इसी कारण क्रांति के समय निम्न पादरी आम जनता के सदस्यों के साथ मिल गए थे। अब बच्चों, तीसरा है सामंत वर्ग यानी कुलीन वर्ग। सामंत या अभिजात वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट्स के कहलाते थे। इन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थीं। उन्हें किसी तरीके का कर नहीं देना पड़ता था और सभी उच्च राजकीय पदों पर केवल उन्हीं की नियुक्ति होती थी। वे फ्रांस की 1/4 भूमि के मालिक थे, यानी फ्रांस की 1/4 भूमि के मालिक थे। आर्थिक लाभ के लिए सामंत अपनी जागीरों में आटा पीसने की चक्की, शराब बनाने की भट्ठी और तंदूर सेकने की भट्टी बनाए हुए थे, जिनका उपयोग वहाँ के स्थानीय लोगों को पैसा देकर करना निहायत जरूरी था। खेत बेचने पर किसानों को बिके खेत का 5वां हिस्सा जागीरदार को देना पड़ता था और बाहर से आने वाली चीज़ों पर वे कर वसूलते थे, यानी बाहर से जो चीज़ें आती थी उससे वे कर वसूल करते थे। सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स उगाहते थे। अब बच्चों, अगला है कई तरीके के सामंत। सामंत वर्ग भी कई वर्गों में बटा हुआ था, यानी जो सामंत वर्ग था वो भी कई वर्गों में बटा हुआ था, जिनमें कुछ सेना के उच्च अधिकारी थे तो कुछ न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे। सामंतों का एक निम्न वर्ग भी था, यानी सामंतों का एक निम्न वर्ग भी था जो वास्तव में आम जनता के साथ रहता था और जिसकी आर्थिक स्थिति आम जनता से बहुत अच्छी नहीं थी। लुई 14वें ने सामंतों की शक्ति कम करने के ख्याल से उन्हें वारसाय में रहने के लिए कहा, परंतु धीरे धीरे ये सामंत राज परिवार की नकल करने लगे और विलासिता में डूब गए। अब बच्चों, अगला है सुविधाहीन वर्ग यानी किसान। सुविधाहीन वर्ग को तृतीय स्टेट कहा जाता था, जिसमें किसान और दस्तकार आते थे। फ्रांस का कृषक सामान्य स्थितियों में भी अपनी ज़रूरतों के लिए अन्न पैदा कर लेता था, लेकिन उनमें अधिकांश संख्या भूमिहीनों की थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उन लोगों की थी जिनकी अपनी भूमि नहीं थी।
देश की अधिकांश भूमि सामंतों के पास थी और उस पर कृषक काम करने के लिए मजबूर थे। बच्चों, सामंत और पादरी सामाजिक विशेषाधिकारों के कारण इन करों को देने से मुक्ति प्राप्त किए हुए थे। परिणामतः आम जनता पर कर का बोझ और बढ़ता चला गया। तत्कालीन फ्रांस में एक कहावत लोकप्रिय थी, सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। किसान उनसे नफरत करते थे और चाहते थे कि उनका शोषण रुक जाए। अब है मध्यम वर्ग। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मध्यम वर्ग की उत्पत्ति ही फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण बनी। फ्रांसीसी समाज का बुजुर्गा वर्ग सर्वाधिक प्रबुद्ध था। प्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान वर्ग, यानी बौद्धिक वर्ग जिसे कहते हैं, जिसमें संपन्न व्यापारी, वकील, लेखक, प्राध्यापक, डॉक्टर इत्यादि थे। ये काफ़ी शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न थे, फिर भी समाज में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। यानी बौद्धिक होते हुए भी समाज में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। नेपोलियन ने सेंट हेलेना में सत्य ही कहा था कि क्रांति का मूल कारण स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि मध्यम वर्ग की समानता की चाह थी। यानी मध्यम वर्ग क्या चाहता था? समानता चाहता था, बराबरी चाहता था। मध्यम वर्ग के लोग कुलीनों के साथ सामाजिक समता प्राप्त करना चाहते थे। समता यानी समानता प्राप्त करना चाहते थे तथा उनकी सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करते थे। ये क्रांति के नारों समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व में समानता पर अधिक जोर देते थे और अपनी सामाजिक स्थिति सामंतों के बराबर करना चाहते थे। अब बच्चों, इसी में अगला कारण है दस्तकारियों मजदूर। बच्चों, फ्रांस के दस्तकारों एवं मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। फ्रांस में अभी उद्योगों की स्थापना बाल्यावस्था में थी, यानी उद्योग अभी भी पूर्ण विकसित नहीं थे। इसी बीच 1786 ईस्वी में इंग्लैंड से फ्रांस के एडेन की संधि हुई और ब्रिटिश सामान को फ्रांस में आने की इजाज़त मिल गई। परिणामतः फ्रांसीसी सामान बिकना बंद हो गया, यानी फ्रांस का जो सामान था वो बिकना बंद हो गया और मजदूर बेकार हो गए, यानी उनके पास अब काम नहीं रह गया। उनके रोजगार चले गए। अकाल और पाले के कारण देहाती मजदूरों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई और रोजी रोटी की खोज में वे शहर की ओर आने लगे। क्रांति के समय यही बेगार लोग भीड़ में परिवर्तित हो गए और लूटपाट किया करते थे, क्योंकि उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। दस्तकारों और मजदूरों ने क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, अगला कारण है आर्थिक कारण। बच्चों, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राजक्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था, जिसमें पहला है आपका दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। आर्थिक दृष्टिकोण से फ्रांस का विभाजन असमानता के आधार पर था। फ्रांस में अधिकतर दो प्रकार के मनुष्य निवास करते थे, एक धनी और एक दरिद्र यानी निर्धन। एक के पास बहुत धन था और एक के पास बहुत कम। राज्य के समस्त उच्च पदों पर कुलीनों का अधिकार था। उच्च वर्ग के कुलीनों एवं उच्च पदाधिकारियों को विशेषाधिकार दिए गए थे। समय पड़ने पर ये लोग धन तथा सेना से राज्य की सहायता करते थे। एक ओर तो यह उच्च वर्ग था, दूसरी ओर साधारण लोगों की अवस्था शोचनीय थी। तत्कालीन दार्शनिकों ने अपने लेखों द्वारा समाज में इन वर्गों का चित्रण किया है, जिससे तत्कालीन असमानता का पूर्ण आभास मिलता है। एक ओर तो यह अमीर वर्ग दरिद्रों पर अत्याचार कर अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रहा था तथा दूसरी ओर गरीब जनता अत्याचारों की चक्की में पिस रही थी। राज्य के प्रति, चर्च के प्रति, जागीरदारों के प्रति कर देने में उन लोगों के परिश्रम से अर्जित लगभग 80% धन निकल जाता था तथा अत्यंत दरिद्रता पूर्ण अवस्था में गरीब लोग अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बच्चों, उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग था वो मध्यम वर्ग कहलाता था। यह संपन्न तथा शिक्षित वर्ग था।
तथा इन असमानताओं में सबसे अधिक असंतुष्ट भी यही वर्ग था और यही वर्ग आगे चलकर मध्यम वर्ग के रूप में उजागर हुआ और फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण बना। अब बच्चों दूसरा है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। बच्चों ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि फ्रांस में किस तरीके से कर व्यवस्था थी, यानी 3 वर्गों में केवल एक वर्ग ही कर देता था, यानी जनसाधारण कर देता था और कुलीन और पादरियों को कर ना देने का विशेषाधिकार था। तो बच्चों इसी के कारण देश का ऋण बहुत बढ़ चुका था। जिनके पास धन था तथा जो सरलतापूर्वक धन दे सकते थे वे करों के भार से सर्वदा मुक्त थे तथा गरीब किसानों को भूखा रहकर राजकोष भरना पड़ता था। सरकारी कर्मचारीगण प्रजा से कर लेते समय बहुत अत्याचार करते थे। कर वसूल करने के लिए भी फ्रांस में विचित्र प्रणाली थी। कर वसूल करने का ठेका दिया जाता था, यानी कर वसूल करने का ठेका दिया जाता था। जो सबसे अधिक धन राजा को देने को तैयार हो जाता था उसी को निश्चित भूमि से कर वसूलने का अधिकार मिल जाता था। बच्चों लुई 15वें के समय से ही राज्य की ओर कृषि का महत्व समाप्त हो गया था। गांवों से राज्य का संबंध केवल कर वसूलने से था। अकाल समझकर यानी अकाल की स्थिति में भी राज्य का शासन तंत्र किसानों की मदद करना अपना फर्ज ना समझकर चुप रहना अधिक पसंद करता था। इसी कारण कृषि में अवनति हुई, यानी कृषि धीरे धीरे खराब होती चली गई। तीसरा है व्यापार की दशा। बच्चों व्यापार भी इस समय बहुत बेकार स्थिति में था। फ्रांस के विभिन्न भागों की व्यापार प्रणाली भी भिन्न थी। नापने तौलने की विधि भी स्थान स्थान पर पृथक पृथक थी, यानी नापने तौलने की जो विधि थी वह सभी जगहों पर एक जैसी नहीं थी। सिक्के भी समस्त फ्रांस में समान नहीं थे, चूँकि दर भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न थी तथा फ्रांस के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने में कई बार चुंगी देनी पड़ती थी। छोटे छोटे कारीगरों के संघ बने थे, किंतु इन लोगों को पेट भरने योग्य आमदनी भी ना थी। मिल मालिकों को बहुत लाभ होता था, किंतु बेचारे मजदूर दिन भर परिश्रम करके भी भूखे मरते थे। अब अगला है ऋण का भार। बच्चों यद्यपि फ्रांस यूरोप में एक धनी देश समझा जाता था तथा राज्य की आय भी यथेष्ट थी, किंतु फ्रांस तब भी ऋण के भार से लदा हुआ था। लुई 16वें के काल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण बनी हुई थी, यानी लुई 16वें के शासनकाल में जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही संकटपूर्ण थी। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में बहुत धन फ्रांस को कर्ज लेना पड़ा तथा क्रांति के समय व्यापार पर लिया हुआ ऋण लगभग 60 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा था। यह ऋण प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ डॉलर की दर से बढ़ता जा रहा था। मूलधन की तो बात ही क्या करें, फ्रांस ब्याज तक चुकाने में असमर्थ था, यानी फ्रांस की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वह ब्याज तक चुका सके। इसका अर्थ था कि फ्रांस दिवालिया बनता जा रहा था। लुई 16वें ने इसकी रोकथाम के लिए बहुत प्रयत्न किए। कई योग्य मंत्रियों की नियुक्ति हुई, किंतु मंत्री लोग क्या कर सकते थे जब राजा तथा रानी खर्च कम करने को किसी प्रकार से तैयार नहीं थे। विवश होकर विशिष्टों की सभा का आयोजन हुआ, किंतु वह भी असफल रही, क्योंकि अमीर वर्ग ने अब तक परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझा था तथा उच्च वर्ग के जागीरदार व पादरी कर देने में अपना अपमान समझते थे। बच्चों स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का सबसे प्रमुख कारण फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा ही थी। इसीलिए तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को ही फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण समझा जा सकता है। तो बच्चों तब तक आप इतने कारण अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए और पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए और इसके आगे के कारण हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है।